गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज है वो किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्रों में हमें प्राप्त होते हैं और कौन कौन से भागों में उनकी मात्रा अधिक मिलती है। और ऊर्जा के संसाधन है वो कौन कौन से हैं, कौन से परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं, कौन से अन्य जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनसे संबंधित है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है प्रमुख रूप से वो इन ऊर्जा संसाधनों से संबंधित है। साथ में क्या है कि प्रमुख जो अपने खनिज तत्व है वो किस रूप में कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, कौन सी चट्टानों से मिलते हैं और किस प्रकार उनका उपयोग किया जाता है, किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक हैं और किन क्षेत्रों में भारत में वो उनका उत्पादन अधिक होता है और उनकी दृष्टि से भारत में उनका क्या स्थान है और विश्व में कौन सा स्थान है, इसके बारे में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। ये अब जो पदार्थ है खनिज तत्व है ये किस प्रकार हमारे जीवन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो उद्योगों के रूप में हो, चाहे वो रोजगार के रूप में हो, चाहे अन्य संसाधन बनाने में इनका योगदान हो। प्रमुख रूप से ये हमारे जीवन से और हमारे उद्योगों से, रोजगार से प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है सबसे पहले सीसा और जस्ता। सीसा और जो जस्ता है वो प्रमुख रूप से हमें कहाँ से प्राप्त होता है और कौन सी चट्टानों में इनका निर्माण होता है जिससे हमें सीसा और जस्ता प्राप्त होता है। तो प्रमुख रूप से इनका जो उत्पादन होता है वो प्रमुख रूप से चट्टानों से होता है। ध्यान रखना, प्रमुख रूप से जो अरावली श्रृंखला है उसकी जो अवसादी और जो परतदार चट्टानें हैं उनमें क्या है, उनके द्वारा सीसा और जस्ता का क्या होता है, निर्माण होता है और वहीं से बाद में क्या है, सीसा और जस्ता को प्राप्त किया जाता है। बात आती है कि मिश्रित अवस्था में गेलेना अयस्क के रूप में ये जो सीसा और जस्ता में प्राप्त होता है ये किस रूप में प्राप्त होता है, जो ये गेलेना अवस्था है, मिश्रित अवस्था जो इन चट्टानों की, उसके रूप में ये प्राप्त होता है और प्राप्त होने के साथ इनका उपयोग है वो विभिन्न कार्यों में किया जाता है। बात आती है कि अवसादी चट्टानें है क्या और इन चट्टानों का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो इनका जो निर्माण होता है वो बहुत अधिक समय के बाद में होता है, जब पृथ्वी की स्थिति में जब दबाव और ताप और दाब का जब इफेक्ट पड़ता है तब जाके इनका निर्माण होता है और एक प्रकार से जो प्राकृतिक क्रिया है वो काफी समय के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में इनका निर्माण होता है। तो इसका प्रमुख रूप से अर्थ क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो बात आती है प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें, यानी प्रकृति के जो कारक है, एक तत्व के योग से इनका निर्माण नहीं होता। प्रकृति के जो विभिन्न तत्व हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, अन्य जो पदार्थ है, पेड़ पौधे, इन सब से मिलके क्या है, इनके निर्माण होता है छोटी छोटी परतों के रूप में। बात आती है किसी स्थान पर जमा हो जाती है। जब ये चट्टानें हैं, परतें हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कारक है, जब एक स्थान पे इकट्ठे होने के बाद में क्या है, ये जम जाती है, एक दूसरे के ऊपर स्थित हो जाती है। बाद के काल में दबाव और रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा जब समय के साथ परिस्थितियां बदलती है, परिवर्तित होती है और जब ताप और दाब इनके ऊपर पड़ता है तो इनके अस्तित्व में परिवर्तन होता है। इसके साथ ही क्या है, अन्य कारकों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब प्रकृति के बहुत सारे कारक आपस में इकट्ठे होते हैं और इनके साथ क्या है, इन प्राकृतिक कारकों में धीरे धीरे क्या है कि ताप और दाब का इफेक्ट पड़ता है, एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ जाती है, जिसके कारण क्या ठोस रूप में ये निर्मित होती है और उसके बाद में इसको आवश्यकता के आधार पे अलग अलग इनको रूप दे दिया जाता है। बात आती है परतदार चट्टानों की। परतदार चट्टानें किसे कहते हैं, उनका सामान्य अर्थ क्या है। तो ध्यान रखना, आग्नेय चट्टान की परत दर परत जमने से अवसादी चट्टानें बनती है। जो आग्नेय चट्टानें हैं अपने, उन चट्टानों की एक परत के ऊपर दूसरी परत का आपस में मिलना और जो संगठन होता है उसके द्वारा क्या है कि अपनी परतदार चट्टानें हैं उनका निर्माण होता है। परतदार का मतलब हो गया एक के ऊपर दूसरी परत का जमना, प्राकृतिक कारकों का जमना, जिससे अन्य तत्वों का निर्माण होता है और जिससे हमें सीसा और जस्ता प्रमुख रूप से प्राप्त होता है, मिलता है। बात आती है कि जो सीसा और जस्ता है इनके उपयोग भी क्या है, अलग अलग कार्यों में किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जस्ते की, कि जस्ते के द्वारा प्रमुख रूप से कौन से पदार्थ है, कौन से संसाधन है जिनका हमें लाभ मिलता है या इस जस्ते से किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो प्रमुख रूप से जस्ते के उपयोग के द्वारा क्या है, रासायनिक पदार्थ बनते हैं, शुष्क बैटरी का निर्माण होता है, जंग रोधक कार्यों में कार्य किया जाता है। इस प्रकार प्रमुख रूप से जो जस्ते का उपयोग है वो प्रमुख रूप से रसायन में, शुष्क बैटरी में और साथ में जंग रोधक कार्यों में जस्ते का उपयोग किया जाता है।
बात आती है सीसा का जो उपयोग है प्रमुख रूप से वो किन वस्तुओं को निर्माण में, किन वस्तुओं को बनाने में उपयोग होता है। तो शीशे का जो प्रमुख उपयोग है वो पीतल बनाने में, सैन्य सामान बनाने में और रेल इंजन में प्रमुख रूप से क्या है, शीशे का उपयोग होता है। बर्तन भी बनते हैं इससे, रेल है उसके डब्बे वगैरह में भी इनका सहयोग मिलता है। साथ में क्या है, तो सैन्य सामान है, सामग्री है, सेना से संबंधित है, आवश्यक वस्तुएं हैं, उनका भी निर्माण क्या है, शीशे के द्वारा होता है। बात आती है कि शीशे में भारत है उसका जो भंडार है वो सबसे अधिक कहाँ है। भारत एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा देश है, उस देश में बहुत सारे राज्य हैं, तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां शीशे का और जस्ते का भंडार सबसे अधिक देखने को मिलता है और कितने प्रतिशत है वहां पे प्राप्त होता है। तो जो शीशा और जस्ता है वो भारत में प्रमुख रूप से जो 95% इसका भंडार है वो प्रमुख रूप से क्या है, राजस्थान में देखने को मिलता है, हमारे राज्य राजस्थान में देखने को मिलता है। बात आती है कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पे इसके भंडार है, इसके जो क्षेत्र है वो अधिक देखने को मिलते हैं, अधिक वहां पे इसका उत्पादन किया जाता है, अधिक ये पाया जाता है। तो प्रमुख रूप से चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, इन प्रमुख जिलों में राजस्थान में ये शीशे और जस्ते के भंडार है प्रमुख रूप से अधिक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अन्य राज्य हैं जहां पे शीशे और जस्ते के भंडार पर्याप्त रूप से मिलते हैं। बात आती है भारत में शीशे का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से किन किन राज्यों में किया जाता है। तो हमने बात की राजस्थान में भी होता है, इसके अलावा कुछ अन्य राज्य भी हैं जहां शीशे और जस्ते की पर्याप्त मात्रा है, उचित मात्रा है वो मिलती हमें है। तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये प्रमुख रूप से भारत में शीशे और जस्ते के प्रमुख है वो स्थान माने गए हैं। बात आती है कि जस्ते का जो उत्पादन है वो भारत में प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है। तो जस्ते की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान है उसका एकाधिकार है, राजस्थान है उसका एकाधिकार किस दृष्टि से है, जस्ते की दृष्टि से है। जबकि अपन दोनों की बात करें तो कुछ राज्य हैं उनका इसमें अधिकतर उपयोग किया गया है, अधिकतर उत्पादन किया जाता है, लेकिन राजस्थान है विशेष अग्रणी शीशे जस्ते में रहा है। बात आती है कि जो इसके शोधन का कार्य है, शोधन कार्य का मतलब होता है कि जो शीशा और जस्ता प्राप्त होता है वो हमें शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता था, वो विभिन्न सारे तत्वों को आपस में मिला के रखता है, विभिन्न सारे तत्वों को उसमें सहयोग होता है। तो उस सहयोग को क्या है, शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए, शुद्ध जस्ता और शीशा प्राप्त करने के लिए उसका शोधन कार्य किया था, इसमें जो अशुद्धियां हैं, जो अन्य तत्व है उनको अलग किया जा सके और जो ओरिजिनल शीशा जस्ता है वो हमें प्राप्त हो सके। तो इसका शोधन का जो कार्य किया था प्रमुख रूप से जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उस कंपनी के द्वारा इसका प्रमुख कार्य किया जाता है। बात यह आती है कि जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी है इसका प्रमुख रूप से क्षेत्र कौन सा है, तो राजस्थान में जो उदयपुर है जिला, वहां पे क्या है, इस कंपनी का प्रमुख रूप से बड़ा शोधन कार्य है उसी से जस्ते से संबंधित किया जाता है। बात आती है अब्रक की, अब्रक की दृष्टि से भी क्या है कि भारत एक बहुत बड़ा उत्पादक देश माना जाता है अब्रक की दृष्टि से, और भारत है वो अग्रणी देश भी है विश्व में, किसकी दृष्टि से, अब्रक की दृष्टि से। तो बात आती है कि भारत का विश्व में अब्रक की दृष्टि से कौन सा स्थान है, हम बात विश्व कर रहे हैं न कि भारत की। तो विश्व में जो प्रथम स्थान है वो हमारे देश है भारत का आता है, किस दृष्टि से, अब्रक के उत्पादन की दृष्टि से। बात यह आती है कि भारत में विश्व का अब्रक है वो कितने प्रतिशत है, वो भारत अकेले से उत्पादन होता है, अकेले भारत से इसमें उत्पादन के साथ इसका उपयोग किया जाता है और आवश्यकता के आधार पे अन्य देशों में पहुंचाया जाता है। अधिशेष है वो क्या है, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में हम पहुंचा देते हैं और जितनी अपनी आवश्यकता होती है उसे अपन अन्य सामान वस्तुएं बना लेते हैं। तो बात आती है भारत में जो विश्व का जो अब्रक है वो कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है, तो प्रमुख रूप से 70 से 80% है वो विश्व का अब्रक है वो कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। बात यह आती है कि अब्रक है वो प्रमुख रूप से हमें कहाँ प्राप्त होता है और कौन सी ऐसी चट्टानें हैं जिसके द्वारा हमें अब्रक प्राप्त होता है। तो प्रमुख रूप से जो अब्रक प्राप्त होता है उसकी जो प्रमुख चट्टानें हैं वो है आग्नेय व कायंत्री चट्टानें। बात यह आती है कि अब्रक है वो प्रमुख रूप से हमें कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, आग्नेय व कायंत्रिक चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अब्रक प्राप्त होता है। बात आती है कि जो ये अब्रक प्राप्त होता है ये किस किस स्थान से, किस प्रकार का हमें अब्रक है, वो किस कलर का अब्रक प्राप्त होता है। तो अब्रक है वो एक कलर का नहीं पाया जाता, अनेक कलर का पाया जाता है। बात आती है मॉस्को व्हाइट है उसमें रूबी अब्रक
और जो बायोराइट है वहां गुलाबी जो अभ्रक है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये जो आग्नेय और काइंटिक चट्टानें हैं, इससे हमें जो अभ्रक मिलता है प्रमुख रूप से मॉस्कोवाइट रूबी अभ्रक, और बायोराइट गुलाबी अभ्रक है वो प्रमुख रूप से प्राप्त होता है। बात ये आती है कि आग्नेय चट्टान है वो किसे कहते हैं और किसके द्वारा आग्नेय चट्टानों का प्रमुख रूप से निर्माण होता है। तो इसकी जो सामान्य परिभाषा है वो ये है कि आग्नेय शेल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं लावा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर होता है। यानी पृथ्वी के अंदर का जो भाग है उसके अंदर जो लावा है गर्म होके जब ठंडा हो जाता है तब वो मिल जाता है आपस में, तब किन चट्टानों का निर्माण होता है प्रमुख रूप से आग्नेय चट्टाने का। यानी जो शेल का निर्माण होता है और जो पृथ्वी के अंदर जो गर्म लावा होता है और लावा जब ठंडा हो जाता है तो किसका रूप ले लेता है, वो आग्नेय चट्टान का रूप लेता है। आग्नेय नाम क्यों पड़ा कि ये लावा प्रारंभिक स्थिति में कैसा होता है, गर्म होता है, बहुत अधिक इसमें ऊष्मा अधिक होती है। बात आती है कायंत्रिक चट्टान है वो किसे कहते हैं। तो कायंत्रिक चट्टान का जो सामान्य अर्थ है वो ये है कि पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े हिस्से से बनी होती है। कायंत्रिक चट्टानें हैं ये पृथ्वी के एक बड़े हिस्से की पपड़ी से बनी होती है और पपड़ियां जब आपस में जम जाती है तो किसका रूप लेती है, कायंत्रिक चट्टान का। तो इसमें पपड़ी जमने के लिए प्रमुख जो तत्व हैं, प्रमुख जो दाब है, ताप है, उसके कारण क्या है कि इनका निर्माण होता है। तो पृथ्वी के एक हिस्सा है वहां पपड़ियों का निर्माण होता है और किस प्रकार से इनका होता है, जब ताप और दाब जब बढ़ जाता है इस कारण किसका निर्माण हो जाता है, कायंत्रिक चट्टान का निर्माण हो जाता है। बात आती है कि अभ्रक है उसका प्रमुख गुण क्या है। अभ्रक है प्रमुख रूप से जो उसका उच्च गुण बताया गया है वो ये है कि उच्च ताप ग्रहण करने का गुण। कितना भी अधिक ताप हो, दाब हो या कितनी अधिक उसमें तीव्रता हो, उसको क्या है ये ग्रहण कर लेता है, उसको क्या है विस्तारित नहीं होने देता। बात आती है अभ्रक है वो विद्युत का क्या है। अभ्रक है क्या उसमें विद्युत का प्रसार होता है या नहीं होता। तो ध्यान रखना अभ्रक है उसमें विद्युत का प्रसार नहीं होता, विस्तार नहीं हो पाता। जो अभ्रक है वो विद्युत को आगे प्रसारित नहीं होने देता। तो ध्यान रखना अभ्रक विद्युत का क्या है, कुचालक होता है, न कि सुचालक। सुचालक का मतलब होता है कि प्रसारित होती है, जबकि अभ्रक में क्या है कि विद्युत का प्रसार नहीं हो पाता। बात आती है कि जो ये विद्युत का जो कुचालक है या कुचालक है उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना जिन पदार्थों से हमें बिजली को लेकर नहीं जा सकते, जिन पदार्थों से, जिन वस्तुओं से हमें विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं पहुंचा सकते उसे कुचालक कहा जाता है। अब आती है प्रमुख कुचालक है वो विद्युत के कौन कौन से हैं जिनमें विद्युत का प्रसार नहीं हो पाता। ऐसे कौन सी वस्तुएं हैं, संसाधन हैं जिनसे क्या है विद्युत है वो प्रसारित नहीं होती, आगे नहीं पहुंचती। तो ध्यान रखना जैसे मार्बल है, रबड़ है, तेल है, लकड़ी है, ये ऐसे संसाधन हैं जिनके द्वारा क्या है विद्युत संपर्क में आने पे क्या है किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और विद्युत है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आगे विस्तारित नहीं हो पाती। बात आती है कि अभ्रक है वो प्रमुख रूप से कैसा पदार्थ है, क्या उसमें आकर्षण होता है या विकर्षण होता है, क्या वो गहराई से चमकता है या सामान्य दिखाई देता है। तो अभ्रक है वो एक चमकीला पदार्थ है जो काफी आकर्षक दिखाई देता है। बात आती है कि अभ्रक का जो उपयोग है वो प्रमुख रूप से किन संसाधनों में, किन कामों में किया जाता है और इसका क्या लाभ किस प्रकार से मिलता है। तो बात आती है कि जो अभ्रक का उपयोग है वो विद्युत कार्यों में कुचालक के रूप में किया जाता है। बात आती है वायुयान उद्योग में और सैन्य सामान में। प्रमुख रूप से जो अभ्रक का उपयोग है वो विद्युत के रूप में किया जाता है, सैन्य सामान में किया जाता है, साथ में जो वायुयान उद्योग है उनसे संबंधित काम में भी क्या है कि अभ्रक का प्रमुख रूप से उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन ये बनता है कि अभ्रक का जो उपयोग है प्रमुख रूप से किन किन कार्यों में किया जाता है। तो विद्युत के रूप में, वायुयान उद्योग के रूप में और सैन्य सामान के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बात आती है भारत में अभ्रक के भंडार है यानी प्रमुख जो स्थान है वो कौन कौन से हैं और उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। तो बात आती है कि इसके जो प्रमुख राज्य हैं भारत में अभ्रक के वो कौन कौन से हैं। तो प्रमुख रूप से इसको जो राज्य बताए गए हैं वो है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड इसके प्रमुख राज्य हैं। तो तीन नाम कम से कम हमें याद रखने आवश्यक है। कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ये अभ्रक की दृष्टि से भारत के महत्वपूर्ण राज्य बताए गए हैं। अब इन राज्यों में कौन कौन से ऐसे जिले हैं, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पे अभ्रक है वो हमें मिलता है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले आंध्र प्रदेश की कि आंध्र प्रदेश में से कौन कौन से जिले हैं, स्थान हैं जहां अभ्रक है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है।
तो आंध्र प्रदेश में नल्लोर, गुटूर और कुडप्पा ये 3 प्रमुख स्थान हैं जहां अभ्रक हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है, उपलब्ध होता है। बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान में जो जिले हैं 33 जिले, उनमें से प्रमुख कौन कौन से स्थान हैं जहां अभ्रक की मात्रा पर्याप्त रूप में मिलती है। तो प्रमुख है भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर और टोंक। इन 5 राज्यों में क्या अभ्रक की मात्रा पर्याप्त रूप से अधिक मात्रा में मिलती है। बात आती है झारखंड की, कि झारखंड में प्रमुख राज्य कौन कौन से अभ्रक की दृष्टि से, तो हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो और पलामू ये प्रमुख रूप से झारखंड के अभ्रक की दृष्टि से प्रमुख अग्रणी जिले बताए गए हैं। बात आती है बिहार की, बिहार में कौन कौन जो जिले हैं वो अभ्रक की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, ये ज्यादा उत्पादन वहां किया जाता है, ज्यादा खनन कार्य किया जाता है। तो प्रमुख रूप से औरंगाबाद, गया, नवादा और बेगूसराय है, वहां प्रमुख रूप से क्या है कि अभ्रक के उत्पादन का कार्य किया जाता है। और इस आवश्यकता की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का प्रमुख स्थान इसमें रहता है। और जो अभ्रक हमारे पास शेष बच जाता है उसका उपयोग है वो हमें अपने आवश्यकता के आधार पर तो कर लेते हैं, और जब हमारी आवश्यकताएं अभ्रक की पूर्ण हो जाती है, हमारी जो आवश्यक सामग्री है वो उससे बनाई जा जाती है, और बाद में जो बच जाता है उसको हम क्या है कि दूसरे देशों में आवश्यकता के आधार पे उसको वहां पे क्या है भेज देते हैं, और उसके बदले अपने देश को आर्थिक रूप से प्राप्त हो जाता है, आर्थिक रूप से धन प्राप्त हो जाता है, और दूसरे देशों के साथ हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं का आदान प्रदान भी हो जाता है, और एक समृद्ध देश बनने में हमारा इस विभिन्न खनिजों का, ऊर्जा संसाधनों का प्रमुख स्थान रहता है।